मैं कुछ परेशान हो गया। ऐसा लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ हो कि जिससे नेक दिल मौलवी साहब पर आ जाए। मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां भरी थी और वो वैसे का वैसा मेरी जेब में पड़ा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मैं अगर रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर से दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है सामने बैठे सीआईडी के फकीर की मुझ पर नजर न पड़े। मौलवी साहब ने कहा कि पुलिस वाले इतने अहमक नहीं होते, उन्होंने जरूर मस्जिद की दूसरी तरफ भी अपना कोई आदमी लगा रखा होगा। एकदम से मौलवी साहब को कोई ख्याल सूझा। उन्होंने मेरी तरफ पलट कर कहा, याद आया, एक तरकीब हो सकती है। कल मस्जिद में एक छोटा सा जलसा हो रहा है शाम को। काफी लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। जब ये लोग वापस जाने लगे तो इनकी भीड़ में शामिल होकर तुम भी यहाँ से फरार हो सकते हो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं वहाँ खतरे में घिरा हुआ था, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहता था। चुनाचा मैंने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दूसरे रोज मुझे आकर बताया कि जलसे में शरीक होने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। मौलीर, कोटला से और अमृतसर और दिल्ली से भी लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारी गाड़ी अमृतसर से रात 8:40 पर मुंबई की तरफ रवाना होगी। कादियान से तुम शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर अमृतसर चले जाना। यही बात तय पा गई। दोपहर के बाद मस्जिद में काफी मेहमान पहुंच गए थे। मौलवी साहब ने मुझे जर्द रुमाल दिया, जिसको मैंने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरा आधा चेहरा छुप गया। तीसरे पहर जलसा शुरू हुआ और शाम को ख़त्म हो गया। मंसूबे के मुताबिक शाम के वक्त जलसा ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले हुजरे से निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठकर तकरीरें सुनने लगे। जलसा ख़त्म हुआ, लोग बाहर को निकले तो मैंने आखिरी बार मौलवी साहब को देखा, जो मेज़ पर बैठे थे। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं जाते हुए इनसे न मिलूं। मैंने आंखों ही आंखों में इनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे लोगों के साथ ही मस्जिद से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। गैर शऊरी तौर पर मेरी निगाह इस फकीर पर पड़ी, जो जमीन के ऐन सामने सड़क के किनारे फकीरों जैसा लिबास पहने बैठा था। इसकी आंखें मस्जिद से निकलते लोगों को घूर रही थी। शायद इसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने इसे उठते देखा तो हमाकत ये की कि मैं दौड़ पड़ा। इसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है। लोग पलट पलट कर मुझे तकने लगे। ये बड़ी खतरनाक चाल थी, कोई भी मुझे पकड़ सकता था। रात की आमद थी, दिया बत्ती रोशन हो गए थे। सर्दी की वजह से बाजार में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, फिर भी लोग आ जा रहे थे। मैं बगटट भागता एक गली में घुस गया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये गली आगे जाकर कहीं बंद तो नहीं हो जाती। गली वीरान वीरान थी। गली के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मेरा दिल धक से रह गया। गली आगे से वाकई बंद थी। सामने एक मकान था जिसकी सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैं धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सीढ़ियाँ मकान के ऊपर वाली छत पर जाती थी। दरमियानी मंजिल के दरवाजे से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम? मैंने मकान की छत पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ खेत थे। ये 2 मंजिला मकान था और एक बेरी का दरख्त छत की दीवार के साथ ऊपर तक आया हुआ था। मैंने एक शाख को पकड़ा और झूलता हुआ नीचे खेत में जा गिरा। उठा और सामने की तरफ दौड़ने लगा। बस मैं दौड़ता ही चला जा रहा था। मैदान उबूर किया, एक रेलवे पुल के नीचे से गुजरा, एक खाल को फलांगा। अंधेरे में मेरे सर का रुमाल न जाने कहाँ गिर गया था। एक कच्चे मकान के पीछे मैंने एक साइकिल पड़ी देखी। इसे ताला नहीं लगा था। मैं इस पर सवार होकर जोर जोर से पैडल चलाने लगा। मैं सामने मशरिक की तरफ जाती एक कच्ची सड़क पर रवां दवां था। इस सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में ये कच्ची सड़क डूबती चली जा रही थी। दाएं बाएं सब्जियों और कमाद के खेत फैले थे। मैं तेजी से साइकिल उड़ाए चला जा रहा था। मैं एक बार फिर पुलिस के नरगे में आ चुका था। एक बार फिर मुझे किसी जगह पनाह लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे ये एहसास भी परेशान कर रहा था कि पीछे मौलवी साहब को ज़रूर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैं इनकी मस्जिद से निकलकर फरार हुआ था। जिसका मतलब यही हो सकता था कि मौलवी साहब ने मुझे एक मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद में पनाह दे रखी थी। सवाल ये था कि अब मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। अचानक मुझे सेंट्रल जेल वाले घुम्मन सिंह डकैत का ख्याल आ गया। इसका गांव कादियान से 3 मील दूर सरी गोबंदपुर के पास ही था। और मुझे याद आ गया कि इसने अपने गांव का नाम हरचुआल बताया था, जो रेलवे स्टेशन के करीब ही था। मगर मुश्किल ये थी कि घुम्मन सिंह खुद जेल में था। हो सकता है इसके भाई बंद गिरफ्तार करवा दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि घुम्मन सिंह की बीवी मेरी मदद करे। घुम्मन सिंह के बयान के मुताबिक इसने मुलाकात के दौरान अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया था।
कि मैंने सांप के जहर से इसकी जान बचाई थी। मुमकिन है जब मैं ये जाहिर करूं कि मेरा नाम करमदीन है तो इसकी बीवी मुझे अपनी हवेली में पनाह दे दी, क्योंकि इसके सिवा मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अमृतसर शहर मैं नहीं जा सकता था, वहाँ कई लोग मुझे पहचानते थे और गिरफ्तार हो जाने का खतरा था। मैं बाकायदा भेस बदल कर मंसूबे बनाकर अमृतसर रेलवे स्टेशन से बम्बई जाने वाली गाड़ी पकड़ना चाहता था और इस वक्त ज़रूरत इर्द गिर्द फैली हुई पुलिस से बचने की थी, जिसने यकीनन इस सारे इलाके में मुझे तलाश करते हुए दायरा तंग करना शुरू कर दिया था। रास्ते में सड़क के किनारे खेतों में आग रोशन किए बैठा एक किसान आग ताप रहा था। मैंने हिंदी जुबान में इससे हरजवाल गांव का रास्ता पूछा। इसने एक तरफ इशारा करके कहा, इधर श्री गोबंदपुर का स्टेशन है, इससे 3 कोस आगे जाओगे तो हरजवाल गांव आ जाएगा। तुम्हें वहाँ किसके पास जाना है? मैंने कहा, पटवारी से मिलने जा रहा हूँ, जमीन का झगड़ा है। मैं साइकिल चलाता आगे निकल गया। कच्ची सड़क टूटी फूटी थी, मेरी साइकिल उछल रही थी। दूर मुझे हरजवाल के रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती नजर आई। मैंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। अचानक एक पटाखा सा चला, मेरी साइकिल उछली, मैंने ब्रेक लगा दी। उतरा तो पता चला कि अगला टायर पंचर हो गया है। मैंने साइकिल को घसीट कर कमाद के खेत में छुपा दिया और कच्चे रास्ते पर जितनी दूर तक साइकिल के पहिए के निशान मिटा सकता था मिटा दी। मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मुझे अपने पीछे जीप की आवाज़ सुनाई। रात के सन्नाटे में ये आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जीप की अगली बत्तियां नहीं जल रही थी। यकीनन ये पुलिस की जीप थी और मुझे बेखबरी में पकड़ने के लिए उन्होंने इसकी रोशनियां गुल कर रखी थी। मैं ये आवाज़ सुनते ही सड़क छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी। कमाद के खेत दूर तक फैले हुए थे, फसल का दादम से भी ऊंची ऊंची थी। मैं 6-7 खेत छोड़कर एक खेत की फसल के पीछे छुप कर बैठ गई। मेरी नजरें दूर कच्ची सड़क पर थी। एक जीप शोर मचाती सड़क पर से गुजर गई। पुलिस के सिवा ये कोई दूसरी जीप नहीं हो सकती थी। अंधेरे में मुझे इसमें बैठे सिपाही नजर नहीं आए थे। जीप हरजवाल स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब मेरा इस तरफ जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के मुतरादिफ था, इसलिए मैंने खेतों खेत ही चलना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन मेरी दाईं जानिब दूर रह गया था और मैं बहुत आगे निकल गया था। एक जगह खेतों में घने दरख्त के नीचे ट्यूबवेल की कोठरी देखी, जहां होज में पानी गिरने की आवाज रही थी। मैं ट्यूबवेल के पाइप के पास जाकर बैठ गया और मुंह हाथ धो के पानी के चंद घूंट ही पिए थे कि अचानक धमाधम मेरे पीछे कुछ आदमी दौड़े और इससे पहले कि मैं संभलता हट्टे कट्टे आदमियों ने मेरे बाजू पीछे से जकड़ ली। एक ने मेरे सीने पर राइफल की नाल रख दी। चौथा आदमी ट्यूबवेल की कोठरी के पीछे से निकलकर मेरी तरफ लपका। कौन होए तू? ये चारों सिख थे, उन्होंने डाढ़े बांध रखे थे, सिर्फ इनकी चमकीली आंखें ही अंधेरे में नजर आ रही थी। इस आदमी ने अपने साथी से कहा, इसकी तलाशी लो लखा सिंह। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी जेब से पिस्तौल बरामद हो गए। लखा सिंह ने रिवॉल्वर देखकर गुस्से में कहा, अच्छर सिंह, पुलिस का आदमी हमारी मुखबरी करने आया है। अच्छर सिंह ने रिवॉल्वर को अंधेरे में आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, लखा सिंह, इसे डेरे पर ले जाकर बंद कर दो। हमें ठीक खबर मिली थी कि पुलिस हरजवाल स्टेशन की तरफ गई। ये टाउट है, मैं वापस आकर इससे निपटता। इसने मुझे मोटी गाली दी और इसके साथियों ने मेरे बाजू रस्सी से बांधी और मेरे मुंह में रुमाल ठोंस कर मुझे ट्यूबवेल के पीछे खड़ी एक घोड़ी पर डाला और खेतों में हवा से बातें करने लगे। ये 3 आदमी थे जो मुझे घोड़ी पर डालकर अपने डेरे की तरफ ले जा रहे थे। शक्लो सूरत और बातों के अंदाज से ये डाकू लगते थे। इनका डेरा वहां से दूर 1 मील के फासले पर ईंटों के एक वीरान भट्टे में बना हुआ था, जिसके टूटे फूटे सुराख नुमा दरवाजे पर भी एक डाकू पहरा दे रहा था। मुझे भट्टे के अंदर एक कोठरी में डालकर बाहर से ताला लगा दिया था। मैं पुलिस से तो बच गया था, मगर इन डाकुओं के रहमो करम पर था। काश घुम्मन सिंह डकेट जेल से बाहर होता, ये इसका अपना इलाका था, वो मुझे यहाँ से निकाल सकता था, मगर वो खुद कैद में पड़ा था और ये डाकू न जाने कहाँ के थे और किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। मुझे पिस्तौल निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी जेब में सुधा रंगनी के सांप का मनका नहीं देखा था। मैं सारी रात बंद कोठरी में इस तरह पड़ा रहा कि मेरी मशकें बुरी तरह कसी हुई थी। मैं जरा सा भी हाथ नहीं हिला सकता था, बस चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा रहा। शायद पू फट रही थी कि एक आदमी अंदर आया। इसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। लोटा मेरे पास रखकर इसने मेरे हाथ की रस्सी खोली और परे हटकर बंदूक की नाली का रुख मेरे सीने की तरफ करके बोला, इस पानी को पी लेना हुए, ते बाहर की तरफ मुंह किया तो भून कर रख देंगे। वो बाहर निकल गया और कोठरी पर बाहर से ताला लगा दिया और मैं कलाइयों को सहलाता हुआ उठकर लोटे के पास गया, पानी पिया और वापस चारपाई पर आकर सिमट कर बैठ गया। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। सारी रात मैंने सख्त सर्दी में गुजार दी। सुबह इसी भट्टे की एक कोठरी में अच्छर सिंह के सामने ले जाया गया।
जो गालबन इस टोली का सरदार था वो चारपाई पर बड़े ठाठ से नीम दराज था। इसके हाथ में मेरा पिस्तौल था। अक्षर सिंह ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरों से देखा और अपने साथी को कड़क कर कहा, ओ इस पुलिस के टाउट की तलाशी लो, इसके पास और भी बहुत कुछ होगा। इस सिख ने मेरी जेबों की तलाशी ली तो एक जेब में से सुधार अग्नि का सांप का मनका निकला है। ये कोई काला मोती है, इधर लाओ। अक्षर सिंह सांप के मनके को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। ये क्या है? मैंने कहा, यह सांप का मनका है। सांप का मनका? अक्षर सिंह ने हैरत से कहा, तुम्हारे पास कहाँ से है? मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे एक साधु ने दिया था, लेकिन मैं पुलिस का टाउट नहीं हूँ, बल्कि खुद पुलिस से भागा हुआ। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये अक्षर सिंह घुम्मन सिंह डकैत का दोस्त हूँ, इसे साफ साफ बता दिया कि मैं जेल तोड़कर भागा हूँ और घुम्मन सिंह डकैत का दोस्त हूँ। इस पर अक्षर सिंह जरा चौंका। तुम घुम्मन सिंह के दोस्त हो? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? करमदीन, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम सुनकर अक्षर सिंह अपनी जगह से उछल पड़ा। इसने सबसे पहला काम यह किया कि जिन दो सिखों ने मुझ पर पिस्तौल तान रखे थे, इन्हें इशारा करके परे हटा दिया। फिर चारपाई से उठकर मेरे करीब आए और मेरे इशारे पर हाथ रखकर बोले, अगर तुम करमदीन हो तो तुमने मेरे बड़े भाई घुम्मन सिंह पर क्या एहसान किया था? क्या तुम बता सकते हो? मैंने कहा, मैंने घुम्मन सिंह पर कोई एहसान नहीं किया था। इसको सांप ने डस लिया था, मैंने इस मनके से इसकी जान बचाई थी और मेरा ये इंसानी फर्ज है। इस पर अक्षर सिंह ने मुझे गले लगा ली। करमदीन, तुमने पहले क्यों ना बताया कि तुम करमदीन हो? घुम्मन सिंह ने तुम्हारे इस एहसान के बारे में हम सबको बताया था और कहा था कि अगर कभी करमदीन से मुलाकात हो जाए तो इसे भी अपना छोटा भाई समझकर इसकी मदद करना। हालात ये अक्सर पलट गए। जो लोग मेरे खून के प्यासे थे वो अल्लाह के करम से मेरी आओ भगत करने लगे। अक्षर सिंह ने मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दिया। मुझे खाने को खालिस मक्खन, पराठे और दूध दिया गया। अक्षर सिंह के हुक्म से मेरे लिए पानी गर्म कर दिया गया। मैंने मज़े से गुस्ल किया। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए और फिर मेरे लिए कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। अक्षर सिंह बोला, करमदीन, तुम अब कुछ देर सो जाओ, सारी रात के जागे हो, फिर बात करेंगे। मैं जानता था कि ये बहादुर लोग मेरे साथ फरेब नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर लिहाफ में घुसकर सो गया। दोपहर के बाद उठा तो मेरे लिए मुर्ग भूने जा रहे थे। मैंने और अक्षर सिंह ने मिलकर खाना खाया। फिर इसने कहा, रात हम साथ वाले गांव के एक संग दिल हिंदू साहूकार के घर डाका डालने गए थे। हमें इतला मिली कि पुलिस की जीप हरचवाल स्टेशन की तरफ गई है। मैंने कहा, वो मेरे पीछे आई थी। अक्षर सिंह हंसने लगा और पुलिस को एक जबरदस्त किस्म की गाली देकर बोला, इनका बाप भी इधर नहीं आ सकता। घुम्मन सिंह और अक्षर सिंह से सारी पुलिस डरती है। जब तो मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले इधर क्यों आ गए। लस्सी का पूरा कटोरा खाली करने के बाद अक्षर सिंह मुझसे अपने बड़े भाई घुम्मन सिंह की बातें करने लगा। हम इसे जेल तोड़ कर निकाल सकते थे, मगर पुलिस इसकी दुश्मन है और ख़तरा है कि वो फौज से मदद लेकर घुम्मन सिंह के बाहर आते ही इसे हलाक कर देगी और मशहूर कर देगी कि घुम्मन सिंह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। इसलिए हम अभी इसे जेल से नहीं निकाल रहे। लेकिन तुमने मेरे भाई की जान बचाकर हमें ख़रीद लिया है करमदीन। अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, असल में मेरा काम स्मगलिंग है, जासूसी नहीं है। अक्षर सिंह ने हाथ उठाकर कहा, करमदीन, तुमको हमने अपना भाई कह दिया है। अब चाहे तुम जासूस हो, खूनी हो, शरीफ हो, बदमाश हो, जो कुछ भी हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। हम पर तुम्हारी मदद करना फ़र्ज है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अक्षर सिंह को बताया कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, मगर मैं यहाँ से किसी तरह मुंबई जाना चाहता हूँ, जहाँ एक अपने पुराने दोस्त से मुझे स्मगलिंग की एक रकम वसूल करनी है। फिर वहाँ से मैं राजस्थान के सरहद पार करके अपने मुल्क वापस चला जाऊँगा। अक्षर सिंह बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी रवाना कर दूंगा जो तुम्हें दिल्ली में छोड़ाएगा। अगर आगे तुम अकेले नहीं जा सकोगे तो वो तुम्हारे साथ मुंबई तक जा सकते हैं। मैंने कहा, नहीं अक्षर सिंह, बम्बई तक जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझे जालंधर से निकाल दो तो मैं दिल्ली भी अकेला पहुंच सकता हूं। अक्षर सिंह बोला, ऐसी बात नहीं है, पंजाब में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा आदमी तुम्हारे साथ होगा जो हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत कर सकेगा, लेकिन तुम्हें सिख बनना पड़ेगा। अक्षर सिंह मेरे बड़े हुए सर और दाढ़ी के बालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यार, तुम आधे सिख तो अब भी हो, बस सर के बालों को पीछे से ऊपर लाकर जूड़ा बांधना पड़ेगा। सर और दाढ़ी के बाल जेल में ही बढ़ गए थे और मुझे हजामत का मौका ही नहीं मिला था। अक्षर सिंह ने खुद मेरे बालों को सर के ऊपर करके जूड़े की शक्ल में बांधा। जूड़ा छोटा था, लेकिन अक्षर सिंह ने इसको रुमाल से बांधकर मेरे सर पर सिखों की तर्ज की निस्वारी रंग की पगड़ी बांध दी। मेरी दाढ़ी और मूंछों में कंघी करके इन्हें भी ऊपर पगड़ी के अंदर चढ़ा दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो एक सांवले रंग का सिख नौजवान मुझे घूर रहा था। मैं हुलिये के एतबार से पूरा सिख बन गया था। अक्षर सिंह बोला, अब तुम्हारा नाम दिल्ली तक हरनाम सिंह है, पुलिस वालों की ऐसी की तैसी।
इनका नगड़ दादा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मेरा आदमी शेर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों दिल्ली गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा करने जा रहे हो। कोई अगर पूछे तो तुम गूंगे बन जाना। बाकी सारी बात शेर सिंह करेगा, मैं इसे सब समझा दूंगा। मुझे गर्म जैकेट और पतलून पहनने को दी गई। मेरे रबड़ के जूते भी चमड़े के जूतों से तब्दील कर दिए गए। रिवॉल्वर और सांप का मनका मैंने जैकेट की अंदरूनी जेबों में रख लिए। अक्षर सिंह ने शेर सिंह से मुझे मिलाया। ये एक अधेड़ उम्र का तरुमन सिख था। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए और अक्षर सिंह ने शेर सिंह को दिल्ली तक का 2 आदमियों का किराया अलग दिया। दोपहर के बाद अक्षर सिंह ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया और बोला, करमदीन, हम तुम्हारे भाई हैं। जब कभी किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। अक्षर सिंह के खलूस ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैं शेर सिंह के साथ खेतों खेत अमृतसर को जाती सड़क की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहले से ही एक बंद जीप तैयार खड़ी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा सिख था। जीप ने हमें अमृतसर की मज़ाफ़ात में खेतों में खड़ी एक हवेली में पहुंचा दिया। यहाँ हमारे लिए पहले से बिस्तर लगे थे। हमने खाना खाया और बिस्तरों में बैठ गए। शेर सिंह बम्बई एक्सप्रेस में 2 नशिस्तें बुक करवा कर आ गया। ये फर्स्ट क्लास की सीटें थी क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से पूछगछ करने की ज़रूरत बहुत कम होती है। शेर सिंह का अपना टिकट दिल्ली तक का था। हम जीप में बैठकर 8:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं पूरा सिख लग रहा था, मुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकती थी। एक हाथ में कड़ा था, चमड़े का एक थैला मेरे पास था जिसमें एक तौलिया, कंघी और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। हम अपने डब्बे में जाकर बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर 2-3 सिख सिपाही चल फिर रहे थे। एक सिपाही काउंटर पर जलती अंगीठी पर हाथ सेंक रहा था। सर्दी काफ़ी थी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में 2 हिंदू भी सफ़र कर रहे थे। ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई। जालंधर का रेलवे स्टेशन करीब आया तो शेर सिंह ने मुझे इशारा किया और मैं ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर भी एक थानेदार अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। थानेदार ने हिंदुओं को देखा, फिर शेर सिंह की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? शेर सिंह ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए रौबदार आवाज में कहा, गुरुद्वारा स्थान के दर्शनों को जा रहे हैं, क्यों तुम्हें कोई एतराज है? थानेदार खफफ सा होकर बोला, नहीं सरदार जी, हमें क्या एतराज हो सकता है, शौक से जाएं, ये ऊपर आपका साथी है। शेर सिंह ने ऊपर देखे बगैर कहा, मेरा भांजा है हरनाम सिंह, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, अपनी बेटी की खैर चाहते हो तो यहाँ से नीचे उतर जाओ, शरीफ लोगों को परेशान करने की सजा न मिल जाए कहीं तुम। थानेदार सस्त्री अकाल कहकर माजरत करते हुए डब्बे से बाहर निकल गए। शेर सिंह आखिर सिख था, मामले की नज़ाकत को महसूस नहीं कर सकता था। इसका ये लहजा हमें परेशानी में मुब्तला कर सकता था। मैं खामोशी से बर्थ पर लेटा रहा। गाड़ी जालंधर स्टेशन से रवाना हुई तो हिंदू मुसाफिर शेर सिंह की खुशामद करने लगे। एक हिंदू बोला, सरदार जी आपने खूब खबर ली थानेदार की, ये बड़े बदतमीज़ होते हैं जी, शरीफ और बदमाश में फ़र्क नहीं करते, सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। शेर सिंह ने बड़ा अखड़ लहजे में गाली देकर कहा, मैं तो इनके। अब मैं दिल में दुआ करने लगा कि जल्द दिल्ली शहर आए और मैं शेर सिंह को रुखसत करूं। ये सीधा सादा पत्थर के ज़माने का मुखलिस आदमी कहीं मुझे किसी मुश्किल में ना फंसा दे। मैं मीरठ छावनी तक ऊपर बर्थ पर ही लेटा रहा। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मीरठ छावनी पर भी 2 पुलिस के आदमी अंदर आ गए। खुदा का शुक्र रहा कि वो कोई पूछगछ किए बगैर ही चले गए थे। मीरठ छावनी पर ही पू फट गई थी। मीरठ छावनी की मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी। यहाँ से ट्रेन चली तो मैं सो गया। आंख खुली तो गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई और शेर सिंह मुझे हिला कर जगा रहा था। उठो हरनाम सिया, आ गई इनकी माँ की दिल्ली। मैंने बर्थ से झांक कर नीचे देखा, डब्बा खाली था, हिंदू मुसाफिर जा चुके थे। शेर सिंह ने मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ से मैं चांदनी चौक की एक धर्मशाला में चला जाऊँगा, अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ, आगे तुम्हें वाहे गुरु के हवाले करता हूँ। मेरे पास 50 रुपए बचे थे, अगर ज़रूरत है तो ले लो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सरदार जी। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दे दिए थे। वाहे गुरु तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा भाई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम सत श्री अकाल। ये कहकर शेर सिंह डब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कमबख्त गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही खड़ी थी। बाथरूम से निकला तो डब्बे में एक हिंदू फैमिली बराजमान थी। एक हिंदू लाला था, इसकी भारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था, वो सामान को करीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बिछाने की हिदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लगी। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया। बम्बई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डब्बे के दरवाजे को देख लेता था जो बंद था।
प्लेटफॉर्म की तरफ से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। खुदा खुदा करके गार्ड की सीटी की आवाज़ आई। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी विसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकने लगी। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बैरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। तीसरे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन पर बहरा मेरे लिए नाश्ता ले आए। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहां से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठकर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाले की बीवी ने डब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकालकर प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लैला बेटी, भाई साहब को भी ये मिठाई दे दो। मैंने कहा, धन्यवाद माता जी, मैं मिठाई नहीं खाता सुबह सुबह। हिंदू लाले ने मुस्कुराकर कहा, खा लो बेटा, टल वालों की खालिस मिठाई है। दिल्ली के चांदी चौक में टल वालों की एक पुरानी दुकान है जहां कांसी के टल लटके होते हैं। इस हलवाई की मिठाई सारे शहर में मशहूर है। कहते हैं कि इन लोगों के दादा परदादा शाही किले में मिठाई सप्लाई किया करते थे। मैंने लैला के हाथ से प्लेट थाम ली और कहा, थैंक यू। लैला शर्माकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और कोई फिल्मी रिसाला पढ़ने लगी। मैं किसी भी मुसाफिर से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाले ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हो? बम्बई, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ, तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी बम्बई जा रहे हैं। कि उनकी लड़की लैला ने रिसाला पढ़ते हुए दो एक बार मुझ पर तिरछी नजर डाली। ये भी एक कुदरती बात थी। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। नाश्ता करने के बाद ट्रे बर्थ पर ही एक तरफ रख दी और बर्थ पर नीम दराज होकर अखबार का मुतालिया करने लगा। ट्रेन अगले स्टेशन फरीदाबाद जाकर रुकी तो बहरा चाय का सामान और पैसे लेकर चला गया। जाते जाते कह गया कि खाना मथुरा स्टेशन पर लाऊंगा। मथुरा का शहर दिल्ली से 145 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ हिंदू फैमिली ने खाने का बड़ा डब्बा निकालकर मुझे भी दावत दी, मगर मैंने बड़ी शाइस्तगी से शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। मथुरा स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी। यहाँ से ट्रेन रवाना हुई तो स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती चली गई। आगरा शहर आया और गुजर गया। धौलपुर भी गुजर गया। ग्वालियर ट्रेन 10-15 मिनट तक रुकी रही। मैं अब बर्थ से उतरकर खिड़की के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। मैं काफ़ी हद तक खतरे की पहुंच से बाहर निकल गया था। यहाँ से गाड़ी रवाना हुई। अब इसका अगला पड़ाव 100 किलोमीटर के फासले पर झांसी का मशहूर शहर था। मौसम यहाँ काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था। पंजाब की सख्त सर्दी पीछे रह गई थी और सिर्फ फिजा में खनकी ही थी। ट्रेन एक दरिया पर से गुजरी तो लैला मेरे साथ वाली खाली सीट की खिड़की में आकर बाहर दरिया का नज़ारा करने लगी। इसके स्याह बालू की लीट हवा में उड़ रही थी। मेरे जज्बात में हलचल पैदा हुई तो मैंने अपने ख्यालात का रुख बदल दिया, क्योंकि इस किस्म के जज्बात का पैदा होना एक कमांडो के मिशन के मुनाफी होता है। अगरचे ये एक कुदरती बात होती है, मगर कमांडो इस किस्म के जज्बात से हमेशा अपने आप का बचाव रखता है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।